नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम। बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, ये जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का वह सिस्टम होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता की जो अवस्था होती है उसे प्रतिरक्षी या इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाला जो कारक होता है वो आपका इम्यूनिटी होता है, प्रतिरक्षा होता है। हमारे शरीर में बाह्य रूप से कवक का इन्फेक्शन, कवक का, परजीवी का, जीवाणु का, विषाणु का जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट लड़ने वाला, उसके खिलाफ एक लड़ने वाला, लड़ाई लड़ने वाला जो हमारा एक ठीक है सिस्टम होता है वो इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता का अध्ययन किया जाता है उसे इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। मतलब प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। क्लियर है ये बात। मतलब मैंने क्या बताया कि हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता की अवस्था होती है उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे जीवन में बाह्य रूप से पर्यावरणीय कारकों के अनुसार कवक, जीवाणु, विषाणु, परजीवी का इन्फेक्शन होता रहता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में, जिसमें हमारा एक सिस्टम अंदर से काम करता है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, विशिष्ट प्रतिजन को, एंटीजन्स को ठीक है नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसको बोला जाता है? एडवर्ड जेनर को बोला जाता है, क्योंकि ये इम्यूनोलॉजी के ठीक है जेनेटिकली जो इम्यूनोलॉजी को एक अंदर से जो स्टडी किए थे इसके बारे में वो एडवर्ड जेनर को जाता है। चलिए, अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हाँ, इम्यूनिटी को देखिए, जनरली जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका जन्मजात प्रतिरक्षा, ध्यान से देखिएगा। एक होता है जन्मजात प्रतिरक्षा जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, या नेचुरल या इननेट इम्यूनिटी बोला जाता है। क्लियर है। और दूसरा जो इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक, जिसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है। मतलब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो 2 प्रकार से होती है। ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें जन्म से या माँ के गर्भ से ही प्राप्त होता है उसे बोला जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा। इस प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता को हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्लियर है। अब इधर देखिए, ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें जन्म के बाद प्राप्त होती है, पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार प्राप्त होती है, उन्हें हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये जन्म के बाद है, ये जन्म से है, ये जन्म के बाद है, माँ के गर्भ से या प्राकृतिक रूप से मिलता है, ये पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार जन्म के बाद मिलता है। अब यहाँ देखिए, जो जन्मजात होता है इसमें भी कई टाइप्स के, एक प्राथमिक सुरक्षांग होता है, एक प्राथमिक सुरक्षांग होता है। आप लोगों को एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें। द्वितीयक सुरक्षांग होता है। हमारी बॉडी में 2 सिस्टम काम करता है, दैट इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है। जो प्राथमिक सुरक्षांग होता है, जो प्राथमिक सुरक्षांग होता है हमारे बॉडी में, वो आपका क्या होता है? टीयर्स है, जैसे आंसू हो गया, ठीक है, भौवें हो गई, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में पाया जाता है जो जीवाणुओं से हमारी रक्षा करता है, हेयर्स हो गए,
ठीक है, नाखून हो गए, दैट इज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन बॉडी। हेयर्स में अल्फा बीटा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है और नाखून में अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है कि जैसे आमाशय में, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? भोजन को अम्लीयता प्रदान करना, जठर ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, ठीक है, जिससे भोजन पहले अम्लीय बनता है, फिर हमारा ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बैक्टीरिया का नाश करता है। इसके बाद जो लीवर सेल्स होती हैं, यकृत कोशिकाएं होती है, उसमें भक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बाहर से आए हुए जीवाणु का नाश करते हैं, जो फाइगोसाइटिक सेल्स होती हैं। इसीलिए इसको सबसे बीजी ऑर्गन और सबसे क्षमता वाला जो है वो सिस्टम बोला जाता है लीवर को, यकृत को, जो हमारे सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है बॉडी की, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो आपका, देखिए अब इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होता है, उपार्जित होता है वो दो प्रकार से होता है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा, रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा, और एक होता है कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा, ठीक है। देखिए ये जो आपका रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा होता है और एक होता है कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा, ठीक है। जो आपका रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा होता है, ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें ब्लड के माध्यम से मिलता है, रुधिर के माध्यम से प्राप्त होता है, यानी जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी को फॉर्मेशन करती हैं, या बी कोशिकाएं एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती हैं, जो रुधिर के माध्यम से हमारे बॉडी को एक प्रतिरक्षा मिलता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होता है, उसे क्या बोला जाता है? रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा। और ये क्या है? कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा। कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा का मतलब होता है ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें कोशिकाओं के माध्यम से हमारे बॉडी की बाह्य सुरक्षा से प्राप्त होता है, मतलब हमारे शरीर को बाह्य रूप से जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वो कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा होते हैं। क्लियर है? आप देखिए, ध्यान दीजिए, कोशिका तो भाग जान रहे हैं, कोशिका जीवन की मूलतः इकाई, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है जो हमारे बॉडी को एक बाहर से, ठीक है, ये हमारे बॉडी को पूरा जो सिस्टम होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। रुधिर आप जानते हैं, रुधिर हल्का सा, जल से कुछ भारी, स्वाद में नमकीन सा, क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.4 से 7.8 तक होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन रंजक पाया जाता है जो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा 2 बीटा। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक स्वस्थ मनुष्य में 12 से 15 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन में क्या ऐसा चीज, देखिए हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जिसके घुलने के कारण ये आपको रेड कलर का दिखाई देता है। जो रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा होता है इसमें बी लिम्फोसाइट्स होता है, और बी लिम्फोसाइट का मतलब ये WBC का भाग होता है। WBC आप जानते हैं, श्वेत रक्त कणिका, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। वो जो कोशिका होता है ये व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसको बोला जाता है WBC। ये क्या है? बी लिम्फोसाइट कोशिका है। ये क्या है? रुधिर माध्यमिक प्रतिरक्षा है, बी लिम्फोसाइट कोशिका है। अब देखिए, जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? ये प्लाज्मा सेल के द्वारा विकसित होती हैं, लेकिन ये बनते हैं अस्थि मज्जा में। वैसे ही टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हमारे थाइमस ग्रंथि में बनती हैं थाइमोसिन हार्मोन्स के द्वारा, लेकिन मतलब इनका मैच्योरेशन इसमें होता है, लेकिन ये बनते कहाँ से हैं? अस्थि मज्जा के द्वारा। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जो हड्डियों के अंदर पोल होता है, खाली स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को जो टॉपिक बता रहा हूँ,
देखिए टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में तो मैंने बता दिया कहाँ बनता है और कहाँ पे ओरिजिनेट होता है। देखिए टी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो टी लिम्फोसाइट का 4 प्रकार होता है। एक होता है, देखिए एक होता है आपका टी सहायक कोशिका, टी सहायक कोशिका, टी प्राकृतिक विनाशी कोशिका, प्राकृतिक विनाशी कोशिका, विनाशी कोशिका, ठीक है, टी निरोधक कोशिका, टी निरोधक कोशिका, ठीक है, और टी स्मृति कोशिका। देखिए दोनों का, चारों का जो फंक्शंस होता है वो अलग अलग होता है। देखिए जो टी सहायक कोशिकाएं होती है ये आपका जनरली बाहर से आए हुए जीवाणु, विषाणु एवं परजीवी को नाश करती हैं, अर्थात हमारे शरीर में आने से वह रोकती हैं, जिसे हम बोलते हैं कि टी हेल्पर सेल है, ठीक है, वायरस का इन्फेक्शन न होने पाए। जैसे इंटरफेरॉन है, ये वायरस रिलेटेड प्रोटीन को, ठीक है, स्रावित करता है, जो हमारे संक्रमण की जो इन्फेक्शन हो रहा है सेल में उसको रोकता है, इंटरफेरॉन, आगे बताएंगे भी। और टी प्राकृतिक विनाशी कोशिका क्या होता है, ये एक प्रकार का, जैसे हमारे में भक्षी कोशिकाएं हैं, आमाशय में, स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, दैट इज ए नेचुरल किलर सेल, ये नेचुरली जो है किल करते हैं बाहर से आए हुए जीवाणु विषाणुओं को। तीसरा है निरोधक, निरोधक मीन्स रोकने वाला, ये संक्रमण को रोकता है, ठीक है, इसको दमनकारी कोशिका भी बोला जाता है। और स्मृति चेतना शक्ति को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन होता है वो जनरली एक इकाई होता है नर्वस टिश्यू का, ठीक है, नर्वस टिश्यू का एक इकाई होता है, तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो जो न्यूरॉन होता है वो जनरली आपका सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे लंबा कोशिका माना जाता है। बाकी सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म है, शुक्राणु है, सबसे बड़ा कोशिका शरीर का जो है वो अंडाणु है। तो सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है जिसमें न्यूरॉन होता है, 90 सेंटीमीटर लंबा होता है। रही बात ओवर वर्ल्ड की, तो ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का, एक सबसे छोटा कोशिका जो होता है वो शैवाल में पाया जाता है, जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है, देखिए एक टॉपिक आपका बी लिम्फोसाइट्स का है। तो मैंने आपको बताया था ना कि टी लिम्फोसाइट कोशिका किसमें होता है, टी लिम्फोसाइट कोशिका का मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। और टी कोशिकाएं जो मेन इनका फंक्शंस होता है, ये बनते हैं अस्थिमज्जा से और कोशिकीय माध्यमिक प्रतिरक्षा में हेल्प करते हैं। रही बात बी लिम्फोसाइट कोशिका का, देखिए बी लिम्फोसाइट कोशिका क्या होता है, बी लिम्फोसाइट कोशिका का मेन काम क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है। और दूसरी बात रही कि हाँ, ये प्रतिजैविक के रूप में काम करती हैं और इनका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, प्लाज्मा सेल्स में होता है। क्योंकि हम प्लाज्मा सेल पहले भी बता चुके हैं कि जो प्लाज्मा होता है ये रुधिर का तरल भाग होता है, इसमें 90% जल होते हैं, बाकी 10% में क्या होता है, प्लाज्मा में अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो बी लिम्फोसाइट कोशिका एंटीबॉडी की सक्रियता के लिए जरूरी होते हैं, प्लाज्मा सेल्स में इनकी विकास होता है, लेकिन ये जो बनते हैं कहाँ पे, अस्थिमज्जा में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है स्मृति कोशिका, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड क्या है, प्लाज्मा कोशिका। जो स्मृति कोशिका होता है, स्मृति कोशिका ये चेतना शक्ति को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है कि हमारे जो नर्व पावर्स हैं उनको इंक्रीजमेंट करने का काम कौन करता है, स्मृति कोशिका करता है। और प्लाज्मा कोशिका क्या होता है, प्लाज्मा एक तरल भाग होता है रुधिर में पाए जाने वाला, जिसमें 90% जल होते हैं, शेष 10% में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा के थ्रू एंटीबॉडी का सिक्रेशन होता है और प्लाज्मा में ही बी लिम्फोसाइट कोशिका का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। लेकिन ये बनते अस्थिमज्जा से हैं, इनका भूमिका क्या होता है, एंटीबॉडीज को बनाना, एंटीबॉडीज की सक्रियता को प्रदान करना। ये प्रोसेस होता है किसमें, प्लाज्मा सेल्स में होता है।
ठीक है। और मेमोरी सेल्स होते हैं, तो प्लाज्मा मेमोरी सेल्स तो दोनों में पाया जाएगा, टी सेल्स में भी पाया जाएगा और बी लिम्फोसाइट सेल्स में भी पाया जाएगा। क्लियर, ये बात, कोई डाउट है इसमें? देखिए अब इसके बाद क्या बताएंगे, इसके बाद वाला जो टॉपिक हमारा है वो है एंटीजन्स और एंटीबॉडीज। एंटीजन्स, एंटीबॉडीज और सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए पहले ध्यान से देखिए, ये प्रतिजन है, ठीक है। प्रतिजन मीन्स होता है एंटीजन। एंटीजन्स मीन्स क्या होता है कि ऐसे एंटीजन, प्रतिजन वे अणु होते हैं, वे वाह पदार्थ होते हैं जो रासायनिक रूप से बाहर से आए हुए जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी को हमारे शरीर में लाते हैं। क्या करने के लिए? एक विशिष्ट रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नहीं समझ में आया? वातावरण में कुछ ऐसे उपस्थित धूल मिट्टी के कण, जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी जो हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार से रोग को फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें एंटीजन्स कहा जाता है, हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है। और एंटीबॉडीज क्या होता है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। एंटीबॉडीज या जिसको प्रतिरक्षी बोला जाता है, हमारे शरीर में प्लाज्मा कोशिका में, ठीक है, बनने वाला एक ऐसा विशिष्ट प्रोटीन जो प्रतिजन को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसे विशिष्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एंटीबॉडीज कहते हैं। और एंटीबॉडीज का जो आकार होता है वाई शेप्ड का होता है। ये आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हुआ होगा कि वाई शेप्ड का होता है, हैवी चेन होता है, लाइट चेन होता है, हल्की श्रृंखला होती है, दीर्घ श्रृंखला होती है, इसमें सल्फर बॉन्डिंग होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। मैं एकदम कॉमनली आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए एक चीज है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, GAMED, गेम्ड। इसको क्या बोला जाता है? गेम। इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E और इम्यूनोग्लोबुलिन D। क्लियर है ये बात? अब देखिए इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा। देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा जिसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। सेकंड क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जिसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। देखो ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें बाहर से न मिले, ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जिसमें एंटीबॉडीज का उत्पादन स्वयं हमारे शरीर में होता है, हमें बाहर से कोई दवा, ठीक है, बाहर से कोई केमिकल मेडिसिन्स लेने की जरूरत न पड़े, ऐसे रोगों से लड़ने की क्षमता को सक्रिय प्रतिरक्षा बोला जाता है, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें, ठीक है, बाह्य रूप से प्राप्त न किया जाए, जो हमारे शरीर में स्वयं बनते हैं, एंटीबॉडीज का उत्पादन हमारे शरीर में खुद होता है एक विशिष्ट रोगजनक से लड़ने के लिए, उसे बोला जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा। और ऐसा रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमें टीकाकरण के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, दवा के माध्यम से, बाह्य रूप से लेना पड़ता है, जो तुरंत काम करते हैं, उसे बोला जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। देखिए जो वैक्सीनेशन हो रहा है ना, वैक्सीनेशन इसी में आएगा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आएगा। जो वैक्सीनेशन हो रहा है जैसे टीकाकरण, तो टीकाकरण क्या होता है? इसका एग्जाम्पल टीकाकरण है। टीकाकरण क्या होता है? वैक्सीनेशन का मतलब होता है सूक्ष्म निष्क्रिय, सूक्ष्म निष्क्रिय मृत रूप में जीवाणु, विषाणु या रोग जनकों के जीनोम को, जीनोम का मतलब गुणसूत्र का अगुणित समूह, मतलब इनके जीनोम को, मतलब कहने का मतलब ये है मेरे
कि सूक्ष्म, निष्क्रिय एवं मृत रूप में जीवाणु, विषाणु एवं अन्य रोग कारकों के जीनोम को इंजेक्शन के द्वारा प्रवेश कराया जाता है हमारे कोशिकाओं में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। यह क्रिया टीका कहलाता है और यह प्रोसेस टीकाकरण कहलाता है, वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो टॉपिक और है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का स्ट्रक्चर है, उसका टाइप्स है, सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ये सब की बात मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जहाँ न समझ में आए वहाँ कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।